नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जया तिवारी है और मैं यहाँ पे इग्नू में एंथ्रोपोलॉजी की काउंसलर हूँ। जैसा कि आपके पहले 2 लेक्चर मैं ले चुकी हूँ जिसमें BANC 131 कोर्स को मैंने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को कंप्लीट किया था। आज मैं आपको ब्लॉक 3 के बारे में इंट्रोडक्शन दूँगी, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊँगी। ब्लॉक 3 में बेसिकली आपकी जो एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांचेज़ हैं, फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी, इसका कैसे कॉन्सेप्ट आया और कैसे इसकी ग्रोथ हुई है मानव एंथ्रोपोलॉजी में, मानव विज्ञान में, वो इस ब्लॉक में बताया जाएगा। अगर हम इस बात को लेके चलें कि फ़िज़िकल सबसे पहले हम फ़िज़िकल एंथ्रोपोलॉजी को अगर लेके चलते हैं, जो कि आपका यूनिट 7 है, जिसमें ये बताया गया है कि फ़िज़िकल एंथ्रोपोलॉजी का जो ग्रोथ है, वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है एंथ्रोपोलॉजी में, उसको समझने के लिए हमें उसको तब से देखना होगा जब हम ये भी नहीं जानते थे कि मानव का विकास या मानव का एक्जिस्टेंस कैसे हुआ है। तो इस यूनिट में, यूनिट 7 में हम आपको बताएँगे कि ये एज़ अ सब्जेक्ट फ़िज़िकल एंथ्रोपोलॉजी कैसे सामने आया और इसकी ग्रोथ किस तरह से हुई है। इसके अलावा किसी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसके टाइम और उसके स्पेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अगर किसी भी सब्जेक्ट को हमें समझना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसको किस टाइम पीरियड से स्टडी किया जा रहा है और उस सब्जेक्ट का जो क्षेत्र है, वो क्या है। तो उसके लिए हमको फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने के लिए वापस ना 17th सेंचुरी पे जाना पड़ेगा। 17th सेंचुरी से मतलब ये है क्योंकि उसके पहले हमारे पास जो भी डेटा है उसके पहले का, वो डेटा इस ऑथेंटिक और एकदम प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ नहीं है। और 17th सेंचुरी में ज़्यादातर जो हमारी स्टडीज़ थी वो यूरोप में हो रही थी, क्योंकि यूरोप ही उस समय सबसे ज़्यादा डेवलप्ड था, या ये कह सकते हैं कि यूरोपियन ही जो थे, जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड थे उस समय। उन्होंने ही अपने आप को सबसे ज़्यादा डेवलप्ड मानकर और अपनी ही स्टडी करके ये साबित किया कि मानव विज्ञान में किस तरह से सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाए। तो अगर हम एक ब्रॉड सेंस में मानव विज्ञान को लें, तो उसमें ये कह सकते हैं कि मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन अ टाइम एंड स्पेस। मतलब एक निश्चित समय और एक निश्चित क्षेत्र के अनुसार ह्यूमन की स्टडी करना, मानव की स्टडी करना, मानव विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ बात ये आती है कि मानव विज्ञान में आपने मानव की स्टडी तो करी, लेकिन किस तरह से? तो जिसमें हमारी आपकी और 3 ब्रांचेज़ बन जाती हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में भी सेम वही नियम लागू होगा टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसके टाइम को देखें, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि मानव शास्त्र की स्टडी हमेशा हिस्ट्री बेस होती है। इसकी अप्रोच जो है वो हिस्टोरिकल होती है। होलिस्टिक विद हिस्टोरिकल, मतलब संपूर्णता के साथ और इतिहास को लेके। तो इतिहास आपका प्री हिस्टोरिक भी हो सकता है। प्री हिस्टोरिक मतलब जो लिखा हुआ इतिहास है उससे पहले का। उसके पहले का कैसे हम देखेंगे, तो उसको देखने के लिए हमको उसके पहले के इतिहास को देखने के लिए हमको आर्कियोलॉजी पे जाना पड़ता है। ये सब चीज़ें हम आपको आगे बताएँगे। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी सेम वही हमको अपना हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पहले देखना पड़ेगा। तो कैसे मानें कि फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी एज़ अ साइंस कैसे डेवलप हुआ? तो उसके लिए 17th सेंचुरी के कई ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे, जिन्होंने ये बताया कि मानव जो है वो सिंगल स्पीशीज़ में, मतलब सिंगल जाति में ही डेवलप हुआ है। क्योंकि यूरोपियन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के मामले में आगे मानते थे, तो उन्होंने ये सोच लिया कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन 1752 के टाइम पे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, जॉन फ्रेडरिश ब्लूमेनबैच, जिन्होंने ये बताया कि मानव केवल एक स्पीशीज़ से नहीं बना है, क्योंकि एक स्पीशीज़ अगर होती, तो जो मानव के फिज़िकल मॉर्फ़ोलॉजिकल डिफ़रेंस हैं, मतलब जो बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर हैं, वो अलग-अलग क्यों दिखते हैं?
तो उन्होंने बोला ब्लूमेन बैच ने बोला कि मानव को हम 7 तरह की या 5 तरह की वैरायटी में बाँट सकते हैं, जिसमें अमेरिकन्स होते हैं, कॉकेशियन होते हैं, इथियोपियंस होते हैं, मालायन एंड मंगोलियन। ये बाहरी कैरेक्टर जो थे, शक्ल से दिखने वाले बॉडी स्ट्रक्चर, चेहरे के अलग-अलग एक्सप्रेशन और सबकी अलग-अलग जो थी वो किस तरह से है। तो ब्लूमेन बैच ने बोला कि इनको अगर हम इस 5 कैटेगरी में बाँट लें, तो हम एक पूरी ह्यूमन रेस को स्टडी कर सकते हैं। यही वो पहला पॉइंट था, जहाँ से मानव शास्त्र में फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी का उदय माना जाता है। अब जब यहाँ पे ये हो गया कि इसको कैसे देखा जाए कि ये 5 हैं, क्योंकि यूरोपियन क्या था पहले स्टडी करते थे, क्योंकि अपने आप को डेवलप मानते थे, तो अपने आस-पास के लोगों की स्टडी कर ली और उसी के बेसिस पे अपना डेटा दे दिया। लेकिन जब धीमे-धीमे लोग बाहर जाने लगे, पढ़ने लगे, तो उनको ये फील्ड वर्क करने लगे, तो उनको ये समझ में आने लगा कि नहीं, केवल यूरोपियन ही एक इकलौते नहीं हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो है वो कई अलग-अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स से मिलके बने हैं। तो उनको अगर एक साथ पढ़ा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक पूरी ह्यूमन रेस की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहना सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि 1824 के टाइम में, मतलब ये 100 साल का पीरियड जो था वो यूरोपियन यही मानते रहे 1752 से और 24 तक लगभग 80 साल का लोग, वो तो यूरोपियन यही मानते रहे कि जो उन्होंने स्टडी किया है वही सबसे ज़्यादा सही है। लेकिन फिर 1824 में पॉल पॉल ब्रोका जो है, इनको हम ये कह सकते हैं कि ये एंथ्रोपोलॉजी के एक तरह से फादर कहे जा सकते हैं। मतलब मेलोस्की हैं और भी हैं, लेकिन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के पॉल ब्रोका कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पेरिस में एक सोसाइटी एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी नाम से एक जर्नल और एक कम्युनिटी एस्टैब्लिश की, जो कि प्रीवियस ईयर की सारी स्टडी जो थी, जो पहले की सारी स्टडी थी, उन पे कॉन्फ्लिक्ट डाल रही थी। जैसे यूरोपियन ने पहले कहा था कि मानव की उत्पत्ति केवल एक ही तरह के मानव से हुई है, तो उस पे इन्होंने अपनी थ्योरी प्रस्तुत की और ये कहा कि मोनोथिज़्म ना होके पॉलीमॉर्फिज़्म कहा जाए, क्योंकि इन किसी की बेसिस पे ही हम ये बता सकते हैं कि मानव विज्ञान में फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी किस तरह से सामने आया। जब ये स्टडी होगी, तभी हम ह्यूमन के एक्जिस्टेंस को, मानव की उत्पत्ति को सही तरीके से बता पाएँगे। इसके बाद धीमे-धीमे चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। फिर 1650 में एक लंदन के फिजिशियंस थे। 1650 में लंदन के एक फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि अगर आप फील्ड वर्क बेस स्टडी करते हो, तब आप अपनी प्रॉब्लम को या अपने क्षेत्र को सामने से समझ पाओगे। और ये थे ईबी टायलर, एडवर्ड टाइलर, जिन्होंने ये बताया कि अगर हम फील्ड वर्क करते हैं, तो ही हम सही तरीके से मानव को समझ सकते हैं। जब हम किसी क्षेत्र के बारे में चुनते हैं या किसी क्षेत्र को देखते हैं, तभी हम बता सकते हैं कि वह क्षेत्र जो है हमारा, वो किस तरह से डेवलप हुआ है। क्योंकि वह क्षेत्र तभी बन सकता है, जब उस क्षेत्र की सही स्टडी तभी मालूम चल सकती है, सही जानकारी तभी मालूम चल सकती है, जब हम वहाँ पे रह के उसको समझें। तो इन्होंने तंजानिया के तंजानिया के कुछ अलग-अलग जगहों पे स्टडी करी, जिसमें से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे टायसन, TYSON। इन्होंने 1708 तक उस क्षेत्र में तंजानिया के जंगलों में रह के चिंपैंज़ीज़ की स्टडी करी और सबसे पहले ये बताया कि मानव का विकास एप से हुआ है। एप मतलब नए युग के बंदरों से हुआ है, जिसमें चिंपैंज़ी, गोरिल्ला, ओरेंगुटैन, इन सबको स्टडी करके उन्होंने बताया कि इन्हीं में कुछ चेंजेस हुए होंगे जीन में या फिज़िकल चेंजेस हुए होंगे, जिसके बाद मानव की उत्पत्ति हुई है। तो प्राइमेट की स्टडी का सबसे पहला अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी की पढ़ने की, तो वो है टायसन की। उसके बाद आपका आता है धीमे-धीमे ये प्रोसेस 17 से और 19th सेंचुरी तक ऐसे ही चलता रहा। नई स्टडीज़ होती रहीं, कोई मानव को बताता रहा, लेकिन जो एक प्रॉपर लिंक मिला
कि आखिर मानव बना कैसे? क्योंकि इवोल्यूशन अगर हमको पढ़ना है, हमको ये देखना है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो एज़ इट इज़ मानव तो बन के खड़ा नहीं हो गया होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले जो जो न्यू वर्ल्ड मंकीज़ की और एप्स की स्टडी हुई, उसपे ये कहा गया कि चिंपैंज़ीज़, ओरंगुटैन और जो आपके गोरिल्लाज़ हैं, ये बहुत कुछ इस मानव जीन के नज़दीक जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद 1857 में कार्ल पियर्सन हुए थे, कार्ल पियर्सन, जिन्होंने एक बहुत अच्छी क्वालिटेटिव फील्ड रिसर्च की और उसमें ये बताया कि हमें अगर प्रॉपर तरीके से ह्यूमन रेस को देखना है और उसकी स्टडी करनी है, तो हम उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को पढ़ना चाहें, तो वो है मानव मानव के डेवलपमेंट की प्रोसेस को। इन्होंने बोला क्योंकि ये यूरोपियन थे तो एज़ इट इज़ जो हमेशा यूरोपियंस करते थे, इन्होंने कहा जो कॉकोसॉइड रेस है, रेस को भी कई भागों में बाँटा गया था, हमने आपको अभी पहले बताया। तो कॉकोसॉइड जो रेस है वो सबसे सुपीरियर है और उसी से सारे ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन ये थ्योरी बहुत लंबी चल नहीं पाई क्योंकि किसी भी रेस को हम सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं फ्रंक फ्रंक रसेल। फ्रंक रसेल ने 1868 में सबसे पहले सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी की डिग्री ली। मतलब यहाँ से 1868 से हम कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होने लगा था। लेकिन एज़ इट इज़ ये वहीं ब्रिटेन में या यूरोप के आसपास ही हो रहा था। सब जब जब फ्रैंक रसेल ने अपनी पीएचडी करी, तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि मैंने फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी को एज़ अ सब्जेक्ट अगर लिया है, तो मुझे इसमें रेसेस और रेसेस में होने वाले डेवलपमेंट को स्टडी करना पड़ेगा और जिसमें हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? मेडिकल साइंसेज़ की। मेडिकल साइंसेज़ में जो बायोलॉजी होती है, फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी का ज़्यादातर स्टडी मटीरियल वही है। उन्होंने अपने स्टूडेंट हार्डलिका को मेडिकल स्टूडेंट थी उनकी, उसको पेरिस से बुलाया और न्यूयॉर्क में अपने डिपार्टमेंट में एस्टैब्लिश किया और उनसे बोला कि आप फर्दर की स्टडी इस पर कीजिए। तो हार्डलिका ने एक म्यूज़ियम एस्टैब्लिश किया। उस म्यूज़ियम में जितना भी मटेरियल था फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड और जितना भी फील्ड वर्क था वो वहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया। हार्डलिका की जो सबसे अच्छी एक स्टडी थी, जो उन्होंने फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में 1918 में पब्लिश कराई थी जर्नल में, जिसमें उन्होंने अमेरिकन इंडियन एबॉरिजिनल्स की स्टडी की थी और ये कहा था कि ये हम कह सकते हैं कि मानव की जो उत्पत्ति है, वो एशिया से हुई है। क्योंकि जो अमेरिकन इंडियन एबॉरिजिनल्स थे, वो एशियन मूल के मालूम चल रहे थे। इस तरह से धीमे-धीमे करके आपका एक एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट ब्रिटेन में भी और अमेरिका में भी साइमल्टेनियसली स्थापित होने लगा। इसी उसमें एक आगे चल के जो वर्क हुआ, जो जॉन ब्रोका ने जो बनाया था वहाँ पर आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से धीमे-धीमे ट्रेन्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट निकलना शुरू हो गए। 1952 में 1952 से 54 के समय में जापान ने एक स्टडी करी अपने यहाँ के मंकीज़ पर, जिसपे उन्होंने ये देखा कि ये जो मंकी है, इनमें जो चेंजेज़ हैं, इनका जो ब्रेन का जो एक साइज़ है और उसमें जो ब्रेन में जो बिहेवियर है, उसकी बेसिस पे अगर हम स्टडी करें, तो ये प्रूव कर सकते हैं कि मानव के बिहेवियर और एप के बिहेवियर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ से प्राइमेटोलॉजी की स्टार्ट होती है सब्जेक्ट की स्टार्ट होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से प्राइमेट से डेवलप ह्यूमन बना है। इस स्टडी के बाद 1952 के बाद जापानीज़ स्टडी के बाद 52 से 60 तक एक प्रॉपर क्योंकि ये मंकी स्टडी जो थी जापान की, ये बहुत सक्सेसफुल हुई थी। इसके बाद आपका एंथ्रोपोलॉजी में फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी एज़ अ सब्जेक्ट एस्टैब्लिश होना शुरू हो गया था, एकदम क्लियरली लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड वर्क। फील्ड वर्क की बेसिस पे ये स्टडी होना शुरू हो गई थी और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो अगर किसी का कहा जाता है, तो वो
जो जापान की मंकीज़ पे स्टडी हुई थी, उसको माना जाता है। इसके बाद एक 90 इसके बाद 1960 में एक आपके मानव शास्त्री हुए, या क्योंकि कोई भी 19th सेंचुरी तक कोई भी प्योर एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं था, वो दूसरे डिसिप्लिन से आया था। जैसे हमने आपको आगे भी बताया, आपके जो जॉन ब्रोका थे, वो आपके फिजिसिस्ट थे, वैसे ही टाइसन जो थे, वो आपके फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के ना होके आपके फिजिकल बिहेवियर को स्टडी करते थे। इसी तरह से एक वॉशबर्न हुए थे, वॉशबर्न 1960 में। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को तत्कालीन समय से जोड़ा और ये बताया कि आज के समय में जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, वो किस तरह से एक प्रॉपर साइंस का रूप ले चुकी है, और इसको हम बायोलॉजी से स्टडी ऑफ बिहेवियर के बेसिस पे डिफरेंस कर सकते हैं। मतलब आप इंटरनल तो स्टडी कर ही रहे हो, लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, जो उसके कल्चर की स्टडी है, वो इसको बायोलॉजी से अलग करती है। और इन्होंने एक सोसाइटी एस्टैब्लिश की, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आज भी नए स्टूडेंट्स को फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ट्रेंड करने के लिए एस्टैब्लिश है। इसके बाद आता है कि जब ये 1860 तक सारे डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हो गए और आपके फील्ड वर्क्स प्रॉपर होने लग गए, तो ये डिसाइड हुआ कि अब अगर जैसे जैसे मानव शास्त्र में जब धीमे-धीमे डेवलपमेंट हुए, तो समझ में आया कि 3 ब्रांचेस हो सकती हैं। वैसे ही फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जब ये प्रॉपर एस्टैब्लिश हो गया हार्वर्ड में, और अलग-अलग साइंटिस्ट उस पे वर्क भी करने लगे, तब ये डिमांड उठी कि अब हम ये कैसे डिफरेंशिएट करें कि कैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी अलग-अलग पोर्शन को स्टडी कर रही है। तो उसमें इसकी अलग-अलग ब्रांचेस बनी, जिसमें आपकी प्राइमेटोलॉजी है, पैलियो एंथ्रोपोलॉजी है, आपकी ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी है, आपकी पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ह्यूमन इकोलॉजी एंड ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम आपको सारी ब्रांचेस एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें प्राइमेटोलॉजी है, जिसमें प्राइमेट की स्टडी थी। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुआ है, उसको स्टडी करने के लिए प्राइमेट्स की स्टडी की गई, जिसमें ये बताया गया कि प्राइमेट मतलब जो अर्ली ह्यूमन्स थे, उन वो कैसे इस पोजीशन में आए, अर्ली ह्यूमन इस पोजीशन में किस समय आए, कैसे आए, तो उनका लिंक क्या है, जो हम उसको एनिमल से डिफरेंशिएट कैसे करें। तो उसकी स्टडी जो है, वो प्राइमेटोलॉजी में होती है, जिसमें गुड जेन गुडबॉल, जिन्होंने 1968 में एक अलग डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया, जो कि तंजानिया के नेशनल पार्क को स्टडी कर रहा था, जिसमें गोरिल्ला और चिंपैंजीज की स्पेशल स्टडी हुई थी, जिसमें ये बताया गया कि ह्यूमन का जो नेक्स्ट वो है, मतलब पिछला जो आपका जस्ट पहले वाला जो एक स्ट्रक्चर माना जाए, तो वो आपके एप्स होते हैं। उसके बाद आपका आता है पैलियो एंथ्रोपोलॉजी। तो पैलियो एंथ्रोपोलॉजी में ये बताया गया कि किस तरह से मानव का डेवलपमेंट एप से ह्यूमन में हुआ है। ऐसा नहीं है कि एप के बाद डायरेक्ट जो हम आज हैं होमो हेवेलिस, वो होमो सेपियंस, वो हम आज बन गए, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी निएंडरथल, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेवेलिस, ये सब स्टेजेस पार करके तब ह्यूमन आज होमो सेपियंस पे आया है। तो इन सब को स्टडी करने की साइंस आपकी पैलियो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। इसके बाद आता है ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब आप जानते हैं, हड्डियों की स्टडी। तो वो भी वही है कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लेते हुए आपका, और जो बोन्स एक्सकैवेशन में मिलती गई, खुदाई वगैरह में जो बोन्स मिली, उनकी स्टडी करना और ये पता लगाना कि ये ह्यूमन है या कोई और है या एनिमल है, किसकी कौन-सी बोन्स किसकी है, और ये बोन्स में कैसा डेवलपमेंट है। मान लीजिए बोन मिली, और वो बोन आपकी है तो ह्यूमन की, लेकिन आज के ह्यूमन जैसी नहीं है, तो ये लिंक बताता है कि कैसे ह्यूमन चेंज हुआ। इसके बाद आपका आता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें आपको पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ये बताना होता है कि एक एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में किस तरह के जेनेटिक रूल्स हैं, किस तरह का उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है, तो वो सब स्टडी भी आपकी
पुरानी वही हिस्टोरिकल बेस होती है। ह्यूमन इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब होता है वातावरण। तो मानव का कैसा वातावरण कब रहा जिसके एडैप्टेशन के कारण मानव ने अपने आप को सर्वाइव किया, अपने आप को एग्ज़िस्ट रखा वहाँ पर, और जो नहीं कर पाया, वो क्यों नहीं कर पाया, ऐसी क्या कमी थी, वो सब ह्यूमन इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। फिर आपका आता है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ये सब तो हो गया। मान लीजिए हमने यहाँ पे ये सब तो स्टडी कर लिया, लेकिन अब ग्रोथ की बात आती है, तो ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हम धीमे-धीमे किस तरह से उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ग्रोथ की स्टडी आपकी होगी इस बेसिस पे कि आपने किस तरह से ह्यूमन को आगे बढ़ाया। इसके बाद अब आपका आता है कि ह्यूमन वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब ये होता है कि क्या चेंजेस आगे होते गए। अब मान लीजिए होमो हेबेलिस एक पर्टिकुलर टाइम पे, या होमो इरेक्टस या निएंडरथल, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे ह्यूमन बीइंग था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें डेवलपमेंट जो हुआ वो सिर्फ एक में हुआ और सब में हो गया। तो जो वेरिएशन बीच में आता गया, उसकी स्टडी भी आपकी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में की जाती है। फिर आपका आता है ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स और फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ये दो ऐसे एंथ्रोपोलॉजी हैं जो आज भी कंटिन्यू चेंजेस को नोट करते जा रहे हैं। जो चेंजेस होते जा रहे हैं, वो चेंजेस आज भी ये दोनों
ओके मैडम, हाँ अंगूठा दिखाएंगे तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। ओके स्टार्ट। जैसे कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमने बताया, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमने आपको बताया कि ये सारे जो ह्यूमन जेनेटिक्स और फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ये दोनों आज भी कंटिन्यू आपकी स्टडी पर फोकस किए हुए हैं। जो ह्यूमन जेनेटिक्स होता है वो मानव के जेनेटिक्स में होने वाले चेंजेस को आज भी रिकॉर्ड कर रहा है, और वो चेंजेस किस प्रकार से ह्यूमन स्पीशीज को और अच्छा डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में डील करती है स्टडी। उसके बाद आपका फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ये बताती है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर ह्यूमन के जो किस तरह से एक पर्टिकुलर ह्यूमन के जिस तरह से एक पर्टिकुलर ह्यूमन के जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं उस पे, और हर इंडिविजुअल के अपने अपने पर्टिकुलर कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं, कुछ ऐसे प्रिंट्स होते हैं जो कि किसी से भी मैच नहीं कर सकते, जिसमें आपके ये प्रिंट होते हैं, आपके आई प्रिंट होते हैं। ये सब चीज़ें फोरेंसिक में स्टडी की जाती हैं, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में। इसके बाद आपका आता है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो आजकल, वो यूज़ हो रहा है आपका मेडिको लीगल एस्पेक्ट में। इन सब की बेसिस पे एंथ्रोपोलॉजी में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक प्रॉपर साइंस की तरह बन के उभरा है, जिसमें कि एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव के संपूर्ण विकास के साथ साथ उसके होने वाले चेंजेस को भी, जैसे कि आप कह सकते हैं इवोल्यूशन के साथ साथ वेरिएशन को भी स्टडी करता है। इसके बाद आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ, अगर आप उस तरह से देखो कि डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में डेवलपमेंट ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अब सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी तो आपका बायोलॉजी से रिलेट होके और धीमे धीमे एक साइंस बन के उभर आया, लेकिन सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो कई सारे विज्ञान के साथ मिलकर और उसने अपने आप को एक इस्टेब्लिश साइंस के रूप में सामने लाया है, जिसमें कि आपके सबसे जो फर्स्ट नंबर पे आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट आते हैं वो आपके दुर्खीम है। दुर्खाइम ने क्या किया था, वो एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। देखिए यहाँ पर भी यूरोपियन ही सबसे पहले है। मतलब आप अगर एक डेवलप्ड कल्चर की बात करो या डेवलप्ड ह्यूमन की बात करो या एक डेवलप्ड सिनेरियो की बात करो तो वो केवल और केवल एक ही जगह पे वो है यूरोपियन स्टडी, क्योंकि यूरोप में ही उस समय पे एक प्रॉपर स्टडी हो रही थी। तो दुर्खीम ने जो अपनी स्टडी प्रस्तुत की है वो बेसिकली थी सोशियोलॉजी के लिए, वो समाज को स्टडी कर रहे थे, और समाज की स्टडी में जो उनकी स्टडी थी वो दो चीजों पे बेस्ड थी, रिलीजन और फिलॉसफी, दार्शनिकता। दार्शनिकता तो चलिए आपको समझ में आता है कि व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का जो जीवन है वो किस आधार, किस पे बेस है, क्या आधार है उसका, वो उसकी दार्शनिकता होती। लेकिन दुर्खीम ने इससे थोड़ा-सा आगे बढ़ के मानव के जो जो क्षेत्र के लॉ, मतलब जो वहाँ का नियम कानून थे उस पर्टिकुलर एरिया के, उसके बारे में, उनके इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चलता था, रिलीजन कैसे चल रहा है, और ये सब कुछ इस पे किस चीज़ का, दार्शनिकता का सबसे ऊपर इम्पैक्ट होता है, और ये एज़ अ सोसाइटी स्टडी किया था दुर्खीम ने। दुर्खीम के ही कई और तत्कालीन मानव शास्त्री कह लो या समाज शास्त्री कह ले, क्योंकि उस समय कोई मानव शास्त्री प्योर तो थे नहीं, वो अपने ही तरह से कई अलग अलग स्ट्रीम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग कुछ सोचकर डिफरेंट तरीके से स्टडी करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट को चूज किया, जिसमें कि आपके ह्यूम थे, कॉम्ट थे और सेंट साइमन, और कई ऐसे अलग अलग थे जिन्होंने मानव की उत्पत्ति भगवान से ना मानकर मानव से मानी, या ये कह सकते हैं दुर्खाइम के टाइम तक ये माना जाता था कि मानव की उत्पत्ति एक सुपर नेचुरल पावर है जिसकी बेसिस पे हुई है। लेकिन क्योंकि ये थिंकिंग केवल यूरोपियन की थी और यूरोपियन उस समय केवल और केवल प्योरली एक जगह बैठ के जो फील्ड डेटा थे,
फील्ड डेटा से मतलब ये है जो पहले ज़माने की लिखी हुई हिस्ट्री थी, उसकी बेसिस पे ये अपने रिसर्च दे रहे थे। तो इसलिए इस थ्योरी को धीमे-धीमे चेंज किया गया। उसके बाद लेट लेट जो 18th सेंचुरी थी, जिसमें ये सामने आया कि जो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी हुआ था, वो एक ऑगस्ट कॉम ने थिंकिंग प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मानव की इंटेलेक्चुअल पावर जो है, वो 3 स्टेजेस से होके गुज़री है। जिसमें से ये 3 स्टेजेस हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं ये स्टेजेस जो थी, वो मानव के थिंकिंग एबिलिटी को दर्शाती थी। इसके बाद ये 18th सेंचुरी से ये सारा जो डेटा था, ये सारा 18th सेंचुरी से आपका कंटिन्यू चला आ रहा था, क्योंकि उस समय की स्टडी सारी आर्मचेयर स्टडीज़ थी। लेट 19th सेंचुरी में जब बायोलॉजी बहुत तेज़ी से सामने आई, तब उसमें ये सिद्ध हुआ कि ह्यूमन डेवलपमेंट तो डिफरेंट तरीके से हुआ है, तो थिंकिंग पैटर्न में डिफरेंट क्यों नहीं है? तब ईबी टाइलर सर एडवर्ड बी टाइलर थे, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में सबसे पहले ये बताया कि मानव जो है, उसका जो थिंकिंग पैटर्न है उसका जो डेवलपमेंट है, वो इवोल्यूशन की तरह ही देखा जाए। किस तरह से? अब क्योंकि सोसाइटी का जो डेवलपमेंट होता है, वो किसी एक एस्पेक्ट पे तो होता नहीं है, तो उसमें आपका आ गया फैमिली, मैरिज, जो इसके इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसकी डेवलपमेंट की बात यहाँ की जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं रिलिजन का डेवलपमेंट जो हुआ है, वो पॉलीथिज़्म से मोनोथिज़्म में हुआ है। मतलब पॉलीथिज़्म का मतलब होता है बहुत सारे देवताओं को मानना, और आज के समय में क्या कहते हैं, एक पॉपुलेशन एक ही देवता को मानती है। तो ये डेवलपमेंट जो हुआ है, मैरिज में प्रॉमिस्क्यूटी से मोनोगैमी, मतलब प्रॉमिस्क्यूटी मतलब नो मैरिज रूल, किसी का भी किसी के संग रिलेशन, और मोनोगैमी मतलब एक मेल एक फीमेल रिलेशन। तो ये डेवलपमेंट जो हुआ है ह्यूमन का, वो भी हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच को शो करता है। इसमें जो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग लगाई, वो थी सर ईबी टाइलर ने। उन्होंने बोला कि इसीलिए हम उनको फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी इसीलिए हम उनको कहते हैं, क्योंकि किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए जब तक हम लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगाएंगे, तार्किकता नहीं लगाएंगे, तब तक हम उस सोसाइटी को नहीं समझ सकते। इसमें जो आपके थे 1890s के टाइम में सर जेम्स फ्रेजर की स्टडी जो रिलीजन की है, वो बहुत ही रिमार्केबल स्टडी मानी जाती है। इनकी जो बुक थी, जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था, द गोल्डन बाव बुक थी इनकी, उसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से मैजिक से रिलीजन बना, और रिलीजन जो है वो साइंस बना। मतलब आप कोई भी रिलीजन अगर फॉलो करते हो, तो जब तक उसमें लॉजिकल साइंस का एस्पेक्ट नहीं होगा, तब तक वो रिलीजन आपका एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ह्यूमन का जो थिंकिंग पैटर्न है, वो लॉजिकल है। इसके बाद आपकी मॉर्गन की स्टडी आती है, एल.एच. मॉर्गन की एशियन सोसाइटी 1877 की स्टडी है। इसमें इन्होंने ये बताया था कि किस तरह से ह्यूमन जो है, वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहता है, और उस सोसाइटी में उसके रिलेशंस किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आपकी आती है मॉर्गन की एक और थ्योरी है, जिसमें उन्होंने रिलीजन को एक्सप्लेन किया था, जिसमें उन्होंने सेम वही दुर्खाइम के टाइप की मोनोथिज्म तक स्टडी की थी, और उन्होंने ये बताया था कि मानव के विकास के लिए ह्यूमन का तार्किक होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपकी स्टडी आती है आपकी मैनलॉस्की की। ये सारी स्टडीज़ जो हैं, ये आपकी क्लासिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी कहलाती है। क्लासिकल क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर थ्योरी जो थी आपकी, ये आर्मचेयर स्टडीज़ थी। मतलब आप फील्ड पे ना जाके ज़्यादातर स्टडीज़ आपकी बुक्स, कैटलॉग, मोनोलॉग, इन सब पे बेस्ड थी। जो जो पहले किसी ने कभी की होंगी, मिशनरीज़ जाते थे,
पहले जो जाते थे और उन्होंने जो डेटा किया हुआ था उसकी बेसिस पे ये स्टडी इन्होंने दी थी। इसी पे मेलानोस्की ने अपनी थ्योरी प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मानव जो है वो 3 तरह की टाइलर ने कहा कि मानव जो है वो 3 तरह की स्टेजेस से होके ही डेवलप होता है, जिसमें प्रिमिटिव, बार्बरिज्म और सेवेज। मतलब सेवेज तक, क्योंकि उस समय सिविलाइज्ड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। सिविलाइज्ड केवल अपने आप को, जो ब्रिटिश थे, जो यूरोपियंस थे, वो अपने आप को सिविलाइज्ड कहते थे। और इसमें आपका मेन जो था वो ये था कि प्रिमिटिव मतलब जो आपके ट्राइबल पीपल थे, जो हंटर एंड गैदरर, डेली का खाना, डेली का रहना। उसके बाद बार्बरिज्म का मतलब ये है आपका कि एक एक ग्रुप तो है, लेकिन वो ग्रुप जो है वो डेवलप नहीं है। वो रह प्रिमिटिव की तरह ही रहा है, लेकिन एक ग्रुप में पीपल रहना शुरू कर रहे हैं। और सेवेज का मतलब है कि बिफोर आपका सिविलाइजेशन, जिसमें कि सब कुछ है प्रिजर्व्ड है। तो ये तीनों स्टेजेस जो है ये आपके ह्यूमन डेवलपमेंट को बिहेवियरल पैटर्न पे एक्सप्लेन करती हैं, मतलब कल्चरल बिहेवियरल पैटर्न पे बताती हैं। लेकिन ये आपकी जो इवोल्यूशन थ्योरी थी वो 3 पॉइंट पे क्रिटिसाइज की गई, जिसमें पहला था कि ये सब कुछ सेकेंडरी डेटाबेस था। पता नहीं जो डेटा था वो डेटा आज के समय में रेलेवेंट था भी कि नहीं था, क्योंकि जो ट्रेवलर्स थे, मिशनरीज थे, उनका कब का पुराना डेटा ये होगा जिसको कि इन्होंने फ्रंट पे लाके और उसकी स्टडी बेस पे बना के और ये प्रस्तुत कर दिया। दूसरा जो था, जो स्टेजेस इन्होंने दी थी, जो कि इवोल्यूशन की यूनिवर्सल थ्योरी को काट रही थी, तो ये स्टेजेस पॉसिबल ही नहीं थी। कोई जरूरी नहीं है कि हर समाज आपका प्रिमिटिव से बार्बरिज्म और सेवेज में चला हो। ये भी हो सकता है कि कहीं प्रिमिटिव आया ही ना हो, डायरेक्ट बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन आ जाए। और तीसरा जो था कि डेवलपमेंट टर्म जो है वो एक पर्टिकुलर यूरोसेंट्रिक तरीके से यूज किया गया था। उनका ये मानना था कि यूरोसेंट्रिक मतलब यूरोप की सिविलाइजेशन बेस, दैट्स इट। और उसमें कुछ था ही नहीं, जो इवोल्यूशन थ्योरी पुरानी थी। इसके बाद आपकी आती है क्लासिकल थ्योरीज को, जो इवोल्यूशन की क्लासिकल थ्योरीज थी, इनको जब चेक किया गया तो उसमें ये देखा गया कि ये थ्योरीज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम भी पे अपनी कई ऐसे एस्पेक्ट को छोड़ रही हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि ये थ्योरीज ऐसे टाइम पे आई हो जबकि कहीं फील्ड वर्क प्रस्तुति ना हो। फिर आपका आता है क्लासिकल थ्योरीज। इन क्लासिकल थ्योरीज में ये था कि ह्यूमन डेवलपमेंट केवल एक इवोल्यूशन बेस ना होकर अलग अलग तरह से भी दिखाया जा सकता है, जिसमें कि दुर्खाइम का स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जहां पे दुर्खीम के ही 2 स्टूडेंट्स रेटलिफ ब्राउन और मेलानोस्की, इन दोनों ने प्रॉपर फील्ड वर्क करके अपने अलग अलग फंक्शनल अप्रोच प्रस्तुत किए। इन दोनों का ही ये मानना था कि और दुर्खइम का भी मानना यही था कि समाज में जितना भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वो समाज में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वो सब आपकी, जब तक उसका समाज में कोई फंक्शन नहीं होगा तब तक वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। जिसपे कि एक कदम आगे बढ़ के मेलानोस्की ने कहा कि सिर्फ समाज नहीं, मानव जब तक अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीजों को यूज करेगा तब तक ही उस चीज का एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज उस चीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो हर चीज का फंक्शन डिनोट होता है, अगर और हर एक का एक रोल डिनोट होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा अगर रोल यहाँ पे बैठ के आपको एक्सप्लेन करना है तो मेरा यही रोल स्टूडियो से बाहर निकल के कुछ और ना करना हो। मतलब जब तक मेरा इस सोसाइटी में कोई फंक्शन डिनोट है तब तक तो हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज हम धीमे धीमे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हमारा यूज खत्म हो जाएगा, तो हम फिर समाज में यूजलेस होके कुछ भी नहीं कर सकते।
हमारा कुछ ना कुछ फंक्शन है, तभी हम यहाँ एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। इसके ऑपोज़िट जो था, वो था आपका रेडक्लिफ ब्राउन का। उनका ये कहना था, मतलब ऑपोज़िट नहीं कहेंगे, उसको एक तरीके से ये कहेंगे, थोड़ा और रिफ़ाइंड था। उनका ये मानना था कि जैसे मेलिनोव्स्की ने ये कह दिया कि हर एक का फंक्शन डिनोट है, लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन का ये कहना था कि फंक्शन तो डिनोट है, लेकिन वो फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब जैसे बॉडी का एक पूरा स्ट्रक्चर जो होता है, वो तभी खड़ा हो सकता है जब इसके सारे पार्ट आपस में जुड़ के इसको चलाने का काम करें। वैसी ही सोसाइटी है। सोसाइटी में हर चीज़ का अपना एक फंक्शन है, जो इंडिविजुअल कुछ नहीं है। उसको समाज के लिए ही एक-दूसरे के साथ जुड़ के अपना फंक्शन दिखाना है, तभी उसका एग्ज़िस्टेंस है और उसके अलावा वो एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती है। इसी पे ये स्टडी जब फील्ड वर्क पे जब ये स्टडी हुई और तरह-तरह के इंस्टीट्यूशन को, तरह-तरह के कल्चर के एस्पेक्ट को स्टडी किया गया, तो ये एक एंथ्रोपोलॉजी में रिवोल्यूशनरी स्टेज थी। यहाँ से ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ कि अब एंथ्रोपोलॉजी को प्योरली फील्ड वर्क बेस्ड सब्जेक्ट मान लिया गया। क्योंकि ज़्यादातर स्टडीज़ जो थी वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रही थी कि ये कहा गया कि अगर आप कोई भी वर्क फील्ड वर्क के बेसिस पे करते हो तो उस पर्टिकुलर जगह की नीड के अकॉर्डिंग आप सुझाव दे पाओगे। इसी के बाद फिर कई ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, कई अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, जिन्होंने फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिचुअल्स, कास्ट, रिलिजन इन सब की स्टडी किया और उस पर्टिकुलर सोसाइटी में इन इन सब के एग्जिस्टेंस को बताया। यहाँ से एम्पिरिकल डेटा स्टडी स्टार्ट हो गई थी। मतलब अब आप ये कह सकते हो कि एक प्रॉपर फील्ड वर्क स्टडी जो है, वो यहाँ से स्टार्ट हो गई थी लेट 19th सेंचुरी से। और इसी के बाद इंडिया में डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ और डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश होने के बाद इसके बाद धीमे-धीमे इंडियन कॉन्टिनेंट में भी स्टडीज़ प्रारंभ हुई। इसके बाद आता है आपका आज के समय में सोशल एंथ्रोपोलॉजी में क्या स्टडी है, मतलब क्या क्या स्टडी की जाती है और इसका क्या यूज़ है। तो एंथ्रोपोलॉजी जो आज के समय में है वो केवल ट्राइब तक सीमित नहीं है। उसकी स्टडी जो है वो ऐसे मार्जिनल सोसाइटीज़ और एक्टिविटीज़ पर है जो कि हमेशा या तो इग्नोरेंस पे रही है या उसका एस्पेक्ट आज तक क्लियर ही नहीं हो पाया है। तो मानव शास्त्र आजकल जो मेन स्टडी कर रहा है, वो मानव शास्त्र के अप्लाइड पोर्शन को दिखा रहा है कि किस तरह से हम एक अच्छा मानव शास्त्री किस तरह से समाज में चेंजेस ला सकता है। तीसरा जो आपका है वो है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रो मतलब पुरातात्विक एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। जैसा कि नाम से ही निकल के आ रहा है, पुरा मतलब प्राचीन। तो अगर सोशल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी की गई है, तो वो केवल और केवल पुरातात्विक मानव शास्त्र के कारण। क्योंकि जब तक प्राचीन अवशे जब तक प्राचीन अवशेष नहीं मिलेंगे, उनकी बेसिस पे हम ये नहीं बताएँगे कि क्या मानव किस तरह से एग्ज़िस्ट करता था, प्राचीन सोसाइटी कैसी थी, प्राचीन मानव के फिज़िकल कैरेक्टर कैसे थे, तब तक हम आज के मानव के डेवलपमेंट के बारे में कैसे बता सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि 19th सेंचुरी में जो स्टडीज़ की गई जिसमें कि जॉन जॉन विलियम स्ट्रेटा स्मिथ जो कि इंग्लैंड के थे, इन्होंने 1785 में एक स्टडी की थी फ्रांस की, जहाँ पे इनको लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन मतलब एक के ऊपर एक स्तरीकृत वाली लॉ जो होती है, लॉ छोड़ दीजिए, स्तरीकृत जो डेटा मिला, जिसे एक कोई बहुत पुराना एक कचरे का पहाड़ था। उस पे जाके इन्होंने जब धीमे-धीमे खुदाई करके
स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने देखा वहाँ बोन्स भी हैं, वहाँ टूल्स भी हैं, वहाँ यूटेंसिल्स भी हैं, वहाँ एक गुफा है जिसमें डिज़ाइन बनी हुई है। तो उन्होंने ये सोचा कि ये कैसे हो सकता है? अगर ह्यूमन अभी डेवलप हुआ है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ गईं? और ये पहले से पता था कि ह्यूमन का डेवलपमेंट बहुत पुराना है। तो अब एक ये लिंक मिल गया था कि जो बहुत पुराना है, वो कितना पुराना है? या इसके भी आगे कुछ है या यहीं से स्टार्ट हुआ है? और अगर ये यहीं से स्टार्ट हुआ है या इसके आगे भी कुछ है, तो ये कैसा था? ये हमारे समय में कैसा इस समय जो बना वो कैसे बना? तो ये सब स्टडी अगर नहीं होगी, तो फिज़िकल और सोशल स्टडी करना सब बेकार है। जब तक आर्कियोलॉजिकल बेस्ड डेटा हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि वही बताता है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट जो हम स्टेजेस आपको बोल रहे थे, सिवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन, ये यहाँ तक कैसे आया? ये सिवेज क्या है, ये बार्बरिज्म क्या है, ये प्रिमिटिव क्या है, ये स्टेजेस कैसे बनी? तो ये सारा आपका आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू ही हो सकता है। इसमें हम आपको ये कह सकते हैं कि अ, चार्ल्स ले थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि फ्रांस में जो डोरडोंग डिस्ट्रिक्ट वहां से जो डेटा मिला है वो आपका सो एंड सो टाइम का है और उस टाइम पे मानव ये टूल मतलब इस तरह के टूल इस तरह का कल्चर और इस तरह का रहन सहन प्रयोग करता था। अब अगर उस समय ये करता था तो इस समय कैसे हुआ? तो फिर उसके बाद ये डेवलपमेंट हुआ होगा, फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ होगा और इस तरह से डेवलपमेंट की स्टेजेस को एक्सप्लेन किया जाता है। अब आपका आता है इससे एक बात और एकदम क्लियर हो गई जो फिजिकल वाले कह रहे थे कि मानव का डेवलपमेंट एक ही तरह के मानव से हुआ है। मतलब हम ये सोचे अगर कहीं होमो हेबेलिस से हो गया, कहीं नेanderथल से हो गया, आज के समय का डेवलपमेंट, कहीं डायरेक्ट प्राइमेट से ही हो गया, तो ये कहना एकदम गलत होगा। प्राइमेट से ही एप से ही प्राइमेट्स आए, प्राइमेट से ही आपके ह्यूमन बने और ह्यूमन के बाद जो एडवांस आज का ह्यूमन है, ह्यूमन सैपियंस, वो आज का ह्यूमन भी इन्हीं के बाद आया है। कई तरह की अलग-अलग वो खुदाइयाँ हुई जिसमें ये निकल के आया कि मानव का विकास या मानव का जो इवोल्यूशन है वो धीमे-धीमे ग्रेजुअल प्रोसेस में हुआ है। अच्छा आर्कियोलॉजी का जो मेन एस्पेक्ट होता है वो बहुत डीप है मतलब जो हिस्ट्री के पहले का जो पोर्शन है उसको हम कह सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम जो है इसको किसी ने भी आज तक एक्सप्लेन नहीं किया था प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए कई तरीके के अलग अलग एक्सकिवेशंस हुए खुदाइयाँ हुई जिसमें एक प्रॉपर टाइम डिसाइड किया गया कि इतने हजार या इतने लाख साल पहले ह्यूमन इवॉल्व हुआ था जिसमें जब टाइम पीरियड बना रेडियो कार्बन डेटिंग जो है इस प्रोसेस को सबसे अच्छा डेटिंग बताने के लिए प्रोसेस यूज किया गया कि ह्यूमन इवोल्यूशन का मतलब अर्थ के इवॉल्व होने का सबसे सटीक टाइम जो है वो आपका रेडियो कार्बन डेटिंग और इसके साथ जुड़े हुए और डेटिंग जो प्रोसेसेस है उससे मालूम चलता है तो ये कहा गया कि मानव का जो विकास है वो 4 चरणों में हम पृथ्वी का जो विकास है वो हम 4 चरणों में कह सकते हैं। जिसमें कि सबसे जो लास्ट का चरण था प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन में भी आपके 4 ग्लेशियल और 4 इंटरग्लेशियल्स पड़े। ग्लेशियल मतलब हिम एज, आइस एज और 4 उसके बीच के और सेम इसी तरीके से अफ्रीका में प्लूवियल और एंटीप्लूवियल, इंटरप्लूवियल मतलब अगर यहाँ आइस एज हो रही थी तो अफ्रीका में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा पानी का वो चरम पे था और इंटरग्लेशियल का मतलब होता है आइस एज के बीच का पीरियड दो आइस एज के बीच का पीरियड इंटरग्लेशियल कहलाता है तो इंटरग्लेशियल के बीच में ही हम कह सकते हैं कि ह्यूमन इवॉल्व हुआ होगा जो कि इंटरग्लेशियल के पीरियड में ही अगर ह्यूमन ने अपने आप को बचा लिया अपना एग्जिस्टेंस अगर बचा लिया तो ही वो सरवाइव कर सकता है
तो इस सर्वाइवल को एक्सप्लेन करते हुए मानव के डेवलपमेंट को आर्कियोलॉजी ने प्रॉपर प्रूफ के साथ एक्सप्लेन किया है, जिसमें टेम्पोरल डिवीजन जो एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि टेम्पोरल डिवीजन जो आर्कियोलॉजी का है वो सबसे वास्ट डिवीजन है, जिसमें कि प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक टाइम आता है। प्री हिस्टोरिक टाइम जो है, जो ये बताता है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट आइस एज या प्लूवियल एज में किस तरह से हुआ है, और इसी को टाइम की बेसिस पे जो सबसे पहले हमारा वर्ड आपका था कि एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन टाइम एंड स्पेस। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को हम ह्यूमन के डेवलपमेंट के प्रोसेस से स्टार्ट मानते हैं। यहाँ से हमारा मानव जो है वो डेवलप होते हुए आज के समय में आया है। एक एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए थे एलएसबी लीके, जिन्होंने कई, क्योंकि आपका फील्ड वर्क स्टार्ट हो चुका था, तो कई ऐसे, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये भी प्योर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हमने आपको पहले बताया कोई नहीं था, ये भी जियोलॉजिस्ट थे जो भूगर्भ के धरती के जो नीचे का पोर्शन है, अंडर अंडर पोर्शन है, उसकी स्टडी करते थे, और वहां से उन्होंने कई ऐसे प्रूफ प्रस्तुत किए जिससे कह सकते हैं कि आज के मानव के अलावा भी मानव का एग्जिस्टेंस पहले भी था, और उसको भी हम ये कह सकते हैं कि वो डेवलप्ड फॉर्म में था। मतलब आप एज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप ये कभी नहीं कह सकते कि कोई समाज डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। ये हमारा डे 1 पे भी आपसे कहना था। किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अपनी पहले की धारणाएं बनाकर किसी भी फील्ड की स्टडी नहीं करनी चाहिए। मानव की स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि वो पर्टिकुलर समाज जिसकी आप स्टडी करने जा रहे हो, जिस ह्यूमन की आप स्टडी करने जा रहे हो, उसका एग्जिस्टेंस उस टाइम पे कितना था और क्यों था। ये जब तक आप नहीं जानोगे, तब तक आप उस पर्टिकुलर सोसाइटी को नहीं समझ सकते हो। उस सोसाइटी को समझने के लिए आपको अपने खुद के विचार अलग करने पड़ेंगे। आप कभी भी सोसाइटी को स्टडी करने में या किसी भी चीज़ को स्टडी करने में जब तक अपने विचारों को अलग करके उसको स्टडी नहीं करोगे, आप उसके प्रॉपर एग्जिस्टेंस को नहीं समझ सकते हो। इसीलिए जो एलएसबी लीके थे, इन्होंने अपनी स्टडी में ये बताया कि जो उस समय का समाज था, वो किस तरह से सोसाइटी सोसाइटी जो है वो 3 तरह के एजेस में बटी हुई थी। स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज या आयरन एज। अब स्टोन एज को भी अगर प्रॉपर स्टडी किया गया तो स्टोन एज भी कई तरह की एजेस में निकल के आई, 3 तरह की। पैलेयोलिथिक, पैलेयोलिथिक एज, नियोलिथिक, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। अब आपका और डीप स्टडी किया गया तो निकल के आया कि पैलेयोलिथिक एज भी 3 तरीके की थी। लोअर पैलेयोलिथिक, मिडिल पैलेयोलिथिक, अपर पैलेयोलिथिक। ज्यादातर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो आपका अपर पैलेयोलिथिक में होता है। मेसोलिथिक में आपका डेवलपमेंट सेम। मेसोलिथिक को हम ट्रांजिशन पीरियड कह सकते हैं। किसी भी डेवलपमेंट का ट्रांजिशन पीरियड जो है वो मेसोलिथिक था। उसी में आपका एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, जानवरों को पालने का। उसी में आपका फायर का यूज हुआ। उसी में आपका व्हील का डेवलपमेंट हुआ। और जैसे ही ये तीनों चीज डेवलप हुए, ये एक मील का पत्थर कहे जाते हैं ये तीनों चीजें। जैसे ही तीन चीजें डेवलप हुई, ह्यूमन का डेवलपमेंट बहुत स्पीड से होने लगा। इसीलिए मेसोलिथिक पीरियड को हम लोग ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। और नियोलिथिक एज में आपको पता ही है कि ये स्टेज आ गई कि आप एग्रीकल्चर भी करने लग गए, आप जला के पका के खाना खाने लग गए, क्योंकि आपको दोनों सुविधाएं मिल गई थी, खाना भी आसानी से मिल रहा था खेती की वजह से। लेकिन खेती करने के लिए आपको नदियों के किनारे होना चाहिए। बस यहीं से सभ्यताओं का विकास हुआ है। ये जो सभ्यताएं हैं जितनी भी हैं, आपको रिवर के बैंक पे ही मिलती हैं, क्योंकि आपकी जो खेती है, आपका जो एग्रीकल्चर है, वो रिवर बैंक पे ही हो सकता था। अब बड़ा बड़ा इरिगेशन का जो काम करना है वो आपको पानी लेना पड़ेगा एग्रीकल्चर करने के लिए, तो वो नदियों से पानी की सप्लाई आसान हो जाती थी। इस तरह से आपके तीनों एंथ्रोपोलॉजी के मानव शास्त्र के फिजिकल,
सोशल और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के तीनों के आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो यूरोप से डेवलप होकर और फिर पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश किए और आज के समय में अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी स्कूल जो है वो सबसे डेवलप माना जाता है। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी स्कूल भी है, लेकिन उसका डेवलपमेंट ज़्यादातर स्टूडेंट जो थे वो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट या ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, तो बेस आपका अमेरिकन ही माना जाता है। आज के समय में जो स्टडीज़ हो रही हैं वो ज़्यादातर अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी में स्कूल में हो रही हैं, तो उन्हीं को बेस बना के फर्दर स्टडीज़ की जाती हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो आपका मानव शास्त्र की तीनों ब्रांचेस का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसके ऊपर था। नेक्स्ट आपका जो यूनिट 4 है वो इसके आगे का लेक्चर होगा और उसके बाद आपको यूनिट 5 में केवल एक ही टॉपिक है, जिसमें कि आपका आगे भी चीज़ों को समझाया जाएगा। इसके इसके अलावा अगर आपको किसी और बुक्स को कंसल्ट करना है तो उसमें जो आपकी जो इग्नू का मटेरियल होता है उसमें लास्ट में पूरा रेफरेंस वर्क दिया रहता है। रेफरेंस में से आप प्रॉपर बुक्स हैं उनको आप स्टडी करिए उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।